दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे सारे फैसले और हमारी सोच पल भर में बदल जाते हैं। दोस्तों, एक अमीर लड़की जिसकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। दोस्तों, बारिश भरी रात जहां वो अकेली थी, भीगी हुई, डरी हुई, बारिश की वो रात जब एक गरीब रिक्शा वाला बन गया एक अमीर लड़की का सहारा। लेकिन वो कोई साधारण रिक्शा वाला नहीं था। उसकी सच्चाई ने लड़की को हक्का बक्का कर दिया और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। उस रात क्या हुआ और क्यों उसने अपनी असली पहचान छुपाई, जिसे गरीब समझा, वो असल में कौन था? क्या हुआ उस रात जानने के लिए तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। शाम के करीब 7 बजे थे। सड़कों पर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें हवा में उड़ रही थीं। इसी समय शहर के एक अच्छे कैफे से एक सफेद BMW कार बाहर निकली। कार बहुत महंगी थी, लेकिन उसमें बैठी लड़की कार से भी ज्यादा खास और खूबसूरत लग रही थी। और 26 साल की एक अमीर लड़की जिसके जिंदगी में सब कुछ आसान था। शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून दयानंद जायसवाल की बेटी होने का मतलब था पैसा, पार्टियां और हर वक्त लाइमलाइट। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया था। दोस्त उसे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चले गए थे और ड्राइवर भी किसी दूसरी गाड़ी को लेने चला गया था। काव्या जायसवाल सड़क के किनारे अकेली खड़ी हुई थी, ऊंची हील्स में, भीगे हुए कपड़ों में और गुस्से से तमतमाई हुई। उसने घबराकर फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। उबर भी बुक नहीं हो पा रहा था। लाचार सी वो पास की एक बंद दुकान की छत के नीचे जा खड़ी हुई। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। ठंडी हवा के बीच वो सोच ही रही थी कि अब क्या करें। तभी एक पुराना सा रिक्शा उसके सामने आकर रुका। एक धीमी सी आवाज आई, मैडम कहीं छोड़ दूं क्या? काव्या जायसवाल ने ऊपर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था। उसकी उम्र करीब 28 साल रही होगी। उसने नीली शर्ट पहन रखी थी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और बारिश से बाल भीगे हुए थे। लड़का अच्छा लग रहा था, लेकिन काव्या जायसवाल अमीर बाप की लड़की थी। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, नहीं चाहिए, मैं खुद कैब बुक कर लूंगी। लड़का कुछ नहीं बोला, बस हल्का मुस्कुराया और रिक्शा मोड़कर जाने लगा। अभी वो कुछ कदम ही गया था कि अचानक एक तेज बाइक आई और पानी उछालकर चली गई। पूरा पानी काव्या जायसवाल पर गिरा और वो पूरी तरह भीग गई। काव्या जायसवाल चीख पड़ी और हील्स में उसका पैर फिसलते फिसलते बचा। लड़का तुरंत वापस आया और बोला, यहां बैठ जाइए, जब तक बारिश रुकती है आप सूख तो जाएंगी। काव्या जायसवाल थोड़ी झिझकी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसने अकड़ छोड़ दी और धीरे धीरे रिक्शा में बैठ गई। लड़के ने रिक्शा की छत ऊपर कर दी और सामने बैठ गया। दोनों चुप थे। बस बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। 4 मिनट बीते, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। काव्या जायसवाल सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये अजनबी लड़का रिटाड़ी का सचमुच उसकी मदद करना चाहता है या इसके पीछे कोई चाल है। लेकिन दिनेश कुमार ने ना तो उसे घूरा, ना उससे कोई बात की और ना ही कोई सवाल पूछा। वो बस चुपचाप बैठा रहा। तभी एक छोटा बच्चा बारिश में भीगता हुआ उसके रिक्शा के पास आया और बोला, भैया माँ ने ये दिया है। अब दिनेश कुमार ने बिना कुछ कहे खाने का डिब्बा ले लिया और बोला, जा तू भी घर जाकर खाना खा लेना बच्चा। मुस्कुराया और चला गया। पूछा, ये बच्चा कौन था? दिनेश ने हल्के से कहा, रेड हाउस की आंटी का बेटा है, उनके पति नहीं है, वो अकेली रहती है, मैं कभी कभी इस बच्चे को खाना खिला देता हूँ। काव्या जायसवाल को अब खुद से नफरत होने लगी थी। जो काव्या जायसवाल हमेशा लोगों को उसके पैसे और स्टेटस से परखती थी, आज उसके सामने एक ऐसा इंसान था जो बिना किसी दिखावे के, बिना फोटो खिंचवाए बस उसकी मदद कर रहा था। अब बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी। दिनेश कुमार ने फिर पूछा, अगर आप कहें तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। काव्या जायसवाल ने सिर हिलाया। दिनेश कुमार ने रिक्शा चलाया और रास्ते में काव्या जायसवाल ने देखा ये वही रास्ता है जहां पहले उसकी नानी का घर था। अब वहां कोई बिल्डिंग बन गई थी। करीब 20 मिनट बाद जब बारिश लगभग रुक गई थी तो दिनेश कुमार ने एक छोटे से घर के सामने रिक्शा रोका तो काव्या जायसवाल ने पूछा, ये कहाँ ले आए? दिनेश कुमार झिझकते हुए बोला, मैडम आपका फ़ोन बंद हो गया है, आप पूरी तरह भीग गई हैं, आपकी गाड़ी भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए पहले चाय पीते हैं और कपड़े थोड़ा सूख जाएंगे, फिर आप निकल जाना।
काव्या जायसवाल को गुस्सा भी आया, लेकिन बहुत थकी हुई थी, कांप रही थी और काफी परेशान भी थी। वो उतर गई। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, उसके कदम रुक गए। वो एक पुराना दरवाजा था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। दिनेश कुमार ने दरवाजा खोला और काव्या जायसवाल को अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही काव्या जायसवाल घर के अंदर गई तो उसने सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। काव्या जायसवाल की सांस रुक जाती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगती है। ये तस्वीर उसकी बचपन की थी। उसमें काव्या जायसवाल खुद थी, उसकी माँ थी और पीछे एक आदमी खड़ा था, शायद घर का नौकर। काव्या जायसवाल हैरान हो जाती है क्योंकि ये तस्वीर तो कभी उनके घर से बाहर नहीं गई थी। वो वहीं रुक जाती है और पलटकर दिनेश कुमार की तरफ देखती है। दिनेश कुमार चुप रहता है। काव्या जायसवाल के आंखें भर आई थी। वो कांपने लगती है। उसके मन में बस एक सवाल घूम रहा था, तुम कौन हो और मेरे घर की ये तस्वीर यहां कैसे आई? काव्या जायसवाल उस तस्वीर के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे उसकी पुरानी यादें खुद ब खुद उसके सामने आ रही हों, जैसे कोई पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया हो। दिनेश कुमार भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो धीरे से दरवाजा बंद करता है और कमरे के एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है, जैसे वो खुद उस पल से दूर होना चाहता हो। और काव्या जायसवाल ने कांपती हुई लेकिन शांत आवाज में पूछा, ये तस्वीर यहां कैसे आई? दिनेश कुमार ने उसकी आंखों में सीधे नहीं देखा। वो बस धीरे से बोला, कभी आपके घरों में काम करता था, कहीं शायद वहीं से आ गई होंगी। फिर उसने चाय के 2 कप लाकर रखे, एक काव्या जायसवाल के सामने और एक अपने लिए, और इसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया। और काव्या जायसवाल की उंगलियां धीरे से कप के हैंडल को छू रही थीं, लेकिन उसकी नजर अब भी उसी तस्वीर पर टिकी हुई थी। काव्या जायसवाल को बचपन की बातें याद आने लगी। उसे याद आया एक अंकल थे जो हमेशा उसकी माँ की डांट सुनते थे, लेकिन फिर भी हर बार उसके लिए चुपचाप पेंसिल लाते थे, उसे स्कूल छोड़ने भी जाते थे। शायद उनका नाम रामदृश था। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक कहीं चले गए। क्यों गए ये काव्या जायसवाल को कभी पता नहीं चला। काव्या जायसवाल ने चाय नहीं पी। वो उठी और बाहर आई, लेकिन दिनेश कुमार अब वहां नहीं था। वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह काव्या जायसवाल अपने ऑफिस में थी, जायसवाल बिल्डर्स के हेड ऑफिस में। काव्या जायसवाल के पापा अभिनाश जायसवाल मीटिंग में थे। काव्या जायसवाल ऑफिस में उनकी पुरानी अलमारी खोलती है और पुरानी फाइलें देखने लगती है। वो बस यूं ही देख रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन खुद नहीं जानती थी क्या। तभी उसके हाथ में एक पुरानी भूरे रंग की फाइल आ जाती है। फाइल के किनारे धूल से भरे और मुड़े हुए थे। उस फाइल पर लिखा था, रामदर्श कुमार, पुराना पार्टनर, टर्मिनेटेड 1999। काव्या के हाथ वहीं रुक जाते हैं। वो फाइल खोलती है। दिनेश कुमार की बचपन की कुछ तस्वीरें होती हैं, साथ में रामदर्श कुमार के कुछ पुराने कागज भी होते हैं। फाइल के सबसे नीचे एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, क्लोज्ड केस, फ्रॉड क्लेम, यानी मामला बंद। धोखाधड़ी का केस फाइल में उसके पापा दयानंद जायसवाल के दस्तखत भी थे। उसमें लिखा था कि रामदर्श पर पैसे चोरी करने का आरोप था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। ये सब देखकर काव्या जायसवाल हैरान रह गई और उसे याद है, रामदर्श अंकल कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। वो इतने शरीफ थे कि खुद की बात भी आंखों में डालकर नहीं कहते थे। तो क्या ये सच था या सिर्फ एक तरीका था उन्हें हटा देने का? उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो सीधे उस घर पर जाती है जहां कल रात गई थी, लेकिन दरवाजा बंद था, ताला लटका हुआ था। पड़ोसी ने बताया, दिनेश कुमार तो सुबह ही कहीं निकल गया, कब लौटेगा पता नहीं। वो दिन भर उस घर के बाहर बैठी रही। शाम हो गई लेकिन दिनेश कुमार नहीं आया। काव्या जायसवाल रात में चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही थीं। उसने फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, अपने वो सारे फोटो देखे, समंदर किनारे की, दोस्तों के साथ की, महंगी रेस्टोरेंट्स की। फिर एकदम से सब बेस्वाद लगने लगा। अगले 2 दिन तक दिनेश कुमार कहीं नहीं मिला। तीसरे दिन काव्या जायसवाल एक एनजीओ के ऑफिस में अपनी मां के साथ एक फॉर्मेलिटी मीटिंग में जाती है और वहां उसे दीवार पर एक फ्रेम नजर आता है। छोटी सी तस्वीर जिसमें 3 लोग खड़े हैं, एक बच्चा, दिनेश कुमार, और एक महिला, उसकी मां, और बीच में वही रामदर्श अंकल। उस तस्वीर के नीचे लिखा होता है, श्री रामदर्श कुमार, जिनका सपना था कि गरीब बच्चों को स्कूल मिल सके। उन्हें धोखा मिला, लेकिन हमने सपना बचा लिया। काव्या जायसवाल के पैर वहीं जम गए।
अब उसे पूरा यकीन हो गया था रामदर्श को फंसाया गया था और दिनेश कुमार उसी का बेटा है। वो इंसान जो उसे बारिश में भीगते देख चुपचाप रिक्शा लेकर आ गया था, वो उसका दुश्मन नहीं था बल्कि उसका सबसे बड़ा सवाल था। अगर मेरे पापा ने उसके पिता के साथ ये किया तो फिर भी काव्या जायसवाल सोच रही थी, दिनेश कुमार ने मेरी मदद क्यों की? और वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से नहीं मिली, लेकिन उसके मन में अब एक सवाल बार बार गूंज रहा था, उसने मेरी मदद क्यों की? काव्या जायसवाल की सांसें अब बस उस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। दिनेश कुमार, कहाँ हो तुम? 3 हफ्ते बीत चुके थे। काव्या जायसवाल ने हर जगह ढूंढा, वही गलियां, वही पुराना घर, वो रिक्शा स्टैंड जहां कभी राज में। पर उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था, ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना किसी को जानकारी, जैसे वो इस शहर में था ही नहीं, या शायद अब रहना नहीं चाहता था। एक दिन शाम को जब काव्या जायसवाल अपनी गाड़ी से गुजर रही थी तो उसकी नजर एक छोटे से मैदान पर पड़ी। वहां बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और दूर से किसी की आवाज आई, ठीक से पकड़ो किताब, ऐसे नहीं, ऐसे। उसने गाड़ी रोकी, नीचे उतरी, पास गई और देखा एक छोटी सी छत के नीचे टूटे हुए स्लेट पर दिनेश कुमार बच्चों को पढ़ा रहा था। वही नीली शर्ट, वही शांत चेहरा, वही संजीदगी। उसने काव्या जायसवाल को देखा, लेकिन कोई चौंक नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक हल्की सी नजर डाली और फिर बच्चों की तरफ लौट गया। काव्या जायसवाल ने धीरे धीरे पास जाकर बैठने के लिए इशारा किया। दिनेश कुमार ने सिर हिलाया। हाँ, मैं दोनों आमने सामने, पर दोनों की आंखें जमीन की तरफ। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर काव्या जायसवाल ने अपनी बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला, उसी फाइल का जिसमें रामदर्श की सच्चाई थी। दिनेश कुमार के पास रखा। मैंने नहीं किया था, उसने कहा, पर मैं उस घर से आई हूं इसलिए ये लौटाना जरूरी था। दिनेश कुमार ने लिफाफा नहीं खोला, बस अपनी उंगलियों से उसे धीरे से अपनी जेब में डाल लिया। उसने एक लंबी सांस ली। मैंने बदला लेने का सोचा था, दिनेश कुमार बोला। सोचा था एक दिन उस बेटी को वो दर्द महसूस कराऊं जो मेरे पापा को मिला था। दिनेश कुमार की आंखें भर आई। लेकिन जिस दिन तुमने भीगते हुए मेरी रिक्शा में बैठकर कुछ नहीं पूछा, उस दिन मैंने अपना फैसला बदल दिया। वो चुप हुआ। तुम्हारे पापा ने जो किया वो बुरा था, पर तुमने नहीं किया, इसलिए मैंने माफ कर दिया। किसी और को सजा देकर मैं खुद को सच्चा नहीं बना सकता था। काव्या जायसवाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठी रही, मिट्टी में बच्चों के साथ शोर के बीच, और पहली बार बिल्कुल शांत। दिनेश कुमार उठ खड़ा हुआ और बच्चों को बोला, अब क्लास खत्म, कल से फिर से मिलेंगे। काव्या जायसवाल भी उठी, लेकिन पीछे से कुछ पूछना चाहती थी। दिनेश कुमार जाने लगा। क्या हम कभी? वो शब्दों के बीच रुक गई। दिनेश कुमार पलटा नहीं, सिर्फ एक वाक्य बोला, मैं रिश्ता बनाना नहीं चाहता, जो मैंने बचाया है उसे टूटने नहीं दूंगा। वो चला गया, तेज नहीं लेकिन ठोस कदमों से। काव्या जायसवाल वहीं खड़ी रही, कोई विदाई नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक सच्चा इंसान जो अपना दर्द लिए खुद को औरों के लिए जिंदा रखे हुए है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा अपने 3 पुत्रों के साथ शासन करता था। राजा वृद्ध हो चला था और उसे चिंता थी कि उसके बाद राज्य किसे सौंपा जाए। उसके तीनों पुत्र अपने अपने ढंग से योग्य थे, लेकिन वह तय नहीं कर पा रहा था कि कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए। राजा ने अपने मंत्री से सलाह ली, जो हमेशा बुद्धिमान और राज्य के हित की बातें सोचते थे। मंत्री ने राजा को एक सुंदर सलाह दी। महाराज, तीनों ही राजकुमार अच्छे हैं और तीनों को ही राज्य चाहिए, तो अब कुछ ऐसा किया जाए ताकि तीनों की शादी हो जाए और सबसे अच्छे राजकुमार को राजा बनाया जाए। राजा को मंत्री के यह बात अच्छी लगी। इसके बाद राजा ने एक धनुष वाली प्रतियोगिता करने का निश्चय किया, जिसमें राजकुमारों को धनुष पर बाण चढ़ाकर तीर चलाना होगा, और तीर जिस दिशा में जाकर गिरेगा उस दिशा के राजा की बेटी से उसकी शादी होगी। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए राज्य भर में घोषणा कर दी और सभी लोग उत्सुक होकर इस स्वयंवर का इंतजार करने लगे। आखिरकार स्वयंवर का दिन आया और राज दरबार में सभी प्रजा और राज्य के सामंत इकट्ठा हुए। तीनों राजकुमार अपने अपने धनुष लेकर तैयार थे और तीनों ने अपने तीर अपने अपने निशानों पर छोड़ दिए। सबसे बड़े राजकुमार का तीर पश्चिम की ओर गिरा, दूसरे राजकुमार का तीर उत्तर की ओर गिरा, पर जैसे ही तीसरे राजकुमार का पाली आया तो उसका हाथ हिल गया और उसका तीर एक सरोवर में जाकर गिरा। इसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ देखो तीर कहां कहां गिरे हैं, और जिस राज्य में गिरे हैं वहां के राजा से हमारे पुत्रों की शादी की बात करो। सैनिक चारों दिशाओं में तीर खोजने के लिए निकल गए।
दोनों राजकुमारों के तीर तो राजाओं के राज्य में जाकर गिरे थे। सैनिक ने आकर महाराज को बताया कि छोटे राजकुमार का तीर एक सरोवर में मेंढकी के मुंह में मिला। राजा मजबूर थे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि जिस दिशा में राजकुमारों के तीर जाएंगे उसी दिशा की राजकुमारी से शादी होगी। तो उन्होंने अपनी वादा के अनुसार छोटे राजकुमार की शादी मेंढकी के साथ और दोनों बड़े राजकुमारों की शादी राजकुमारियों के साथ करवा दी। पहले के लोग अपनी बात के बहुत पक्के होते थे, इसीलिए राजा ने अपने बात रखे। यहां अब छोटा राजकुमार बहुत दुखी और उदास रहने लगा। दोनों बड़े राजकुमार और उनकी पत्नियां छोटे राजकुमार का मजाक उड़ाने लगे। एक दिन राजा ने फिर से सोचा कि क्यों ना एक प्रतियोगिता करवाई जाए, ताकि तीनों बहुओं में से सबसे अच्छी बहू का पता चले सके। यह बात राजा ने अपने मंत्री से कहा। मंत्री ने सलाह दी कि तीनों राजकुमारियों को परखा जाए। राजा को यह बात अच्छा लगा। राजा ने कहा, सुबह तीनों बहू की रसोई होगी, जो सबसे अच्छी खीर बनाकर खिलाएगी वही सबसे अच्छी बहू होगी। इसके बाद तीनों बहुओं को प्रतियोगिता के बारे में बता दिया गया। यह जानकर छोटा राजकुमार अपने कक्ष में आकर परेशान होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेंढकी उसके पास आई और उससे पूछा, क्या हुआ? मेंढकी को बोलता देखकर राजकुमार के तो होश उड़ गए। उसने कहा, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम तो एक मेंढकी हो। मेंढकी ने राजकुमार से कहा, वक्त आने पर मैं इसका रहस्य आपको बताऊंगी। आप मुझे बस इतना बताइए कि आप परेशान क्यों हैं। तब राजकुमार ने राजा की प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मेंढकी ने कहा, आप बेफिक्र होकर सो जाइए, सुबह मैं आपको खीर बन के दे दूंगी। इतना सुनकर राजकुमार सो गया।